नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। देश में मोदी मैजिक पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब मिल गया। मोदी के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने ऐसा काम कर दिया कि अब देश में आतंकियों के समर्थक भी खुद को गांधीवादी बताने लगे हैं, गांधी के रास्ते पर चलने की बात करने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों का हत्यारे और भारतीय वायुसेना के जवानों की हत्या में शामिल आतंकी यासीन मलिक ने यूएपीए ट्रिब्यूनल में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में यासीन ने खुद को गांधीवादी बताया है। यासीन मलिक समझ चुका है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं, इसीलिए गांधी के रास्ते पर चलने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये 370 हटने का असर है? यासीन मलिक गांधीवादी खुद को बता रहा है। क्या ये मोदी की उस कश्मीर नीति की जीत है जिसको लेकर पीएम न्यू कश्मीर बनाने की बात करते हैं? सवाल यह भी कि इस मुद्दे पर मोदी को विफल बताने वाले अब क्या कहेंगे, इसी पर डिबेट। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यासीन मलिक, जिसने 14 साल की उम्र में आतंक का रास्ता चुन लिया, जिसके सिर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का आरोप है, जिसके ऊपर टेरर फंडिंग और पत्थरबाजों की मदद जैसे संगीन आरोप लगे, जिसकी पूरी जिंदगी कश्मीर में अलगाववाद के सूत्र पर नफरत फैलाने में बीत गई और जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा, वो यासीन मलिक अब गिड़गिड़ाने लगा है, दुहाई दे रहा कि वो गांधीवादी हो गया है। प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष रहा यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में है, टेरर फंडिंग केस में सजा काट रहा। सबसे पहले देखिए उसका वो एफिडेविट जो उसने यूएपीए ट्रिब्यूनल में दाखिल किया है। यासीन के हलफनामे के मुताबिक 1900 संयुक्त स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना का लक्ष्य पाने के मकसद से JKLF-Y के जरिए सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी थी। मैंने हथियार छोड़ दिए, मैं अब गांधीवादी हूं। यासीन मलिक गिड़गिड़ाया, गांधीवादी बनने की दुहाई दी तो बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की कामयाबी बताते हुए दो टूक कह दिया कि आतंक के रास्ते पर चलने वालों को समझ आ चुका है कि मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी पर काम कर रही है। मोदी जी की सरकार से पहले तो भारत के वीर सैनिक एवं कश्मीरी पंडितों की हत्या करने पर अपने आप को गौरवंत महसूस करने वाले, उस पर डींगे मारने वाले, इंटरव्यू में गर्व से कहने वाले, आज उन्हें समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर काम करने वाली सरकार है, कानून पर चलने वाली सरकार है। एक समय था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें इन हत्यारों को महामंडित करती थी, इनसे आंतरिक सुरक्षा की, शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, प्राइवेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन भेजे जाते थे, रेड कारपेट बिछाया जाता था और देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट करा के पूरे विश्व में भेजा जाता था। आज यासीन मलिक जैसा आतंकवादी समर्थक गिड़गिड़ा रहा है। वो गिड़गिड़ा इसीलिए रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में उस पर यूएपीए की धारा के तहत कार्रवाई हो रही है। वो गांधीवादी होने का ढोंग कर रहा है। इस ढोंग को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर सकती है, परंतु जिस आतंकवादी समर्थक सेपरेटिस्ट ने वाई जवानों को मारने के पीछे षड्यंत्र किया, जिसने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उसको बैक किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कठोरतम सजा होनी चाहिए। 370 के बाद कश्मीर कितना बदल गया, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि बदले कश्मीर में यासीन मलिक अब खुद के गांधीवादी होने की मुनादी कर रहा है। यासीन 1980 के दशक में आतंक के रास्ते पर निकल गया था। आतंक की ट्रेनिंग के लिए पीओके गया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर बना, अशफाक वानी, हामिद शेख, जावेद अहमद मीर के साथ हाजी नाम से गुट बनाया, मुफ्ती मोहम्मद रूबिया सईद के अपहरण में शामिल था, भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या में भी शामिल था, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में भी यासीन का नाम जुड़ा। JKLF के लोगों ने बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को मारा था। सोचिए, इतनी गंभीर चार्जशीट लिए कोई शख्स गांधी के रास्ते पर चलने की दुहाई दे तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? लेकिन 370 हटने और मोदी सरकार की सख्ती का असर कहिए कि जेल में बंद यासीन मलिक घुटनों के बल है।
उससे समझ आने लगा है कि भारत से विद्रोह करके वो आजाद नहीं रह सकता। हालांकि घाटी में अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो यासीन मलिक के नाम पर भावनाएं भड़काकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं नेताओं में से एक है वकार भट्टी। कश्मीर का बेचने वाले वो वोट मांग रहे कि हमें वोट दो। मैंने अभी शुरुआत की थी, मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आपके दिल में मोहब्बत हो तो बोलना जस्टिस फॉर यासीन मलिक, जस्टिस फॉर आसियान रबी। अगर हवाला मनी में इंजीनियरशिप करा सकता है तो हवाला मनी में उमर कैद यासीन मलिक क्यों पैदा है, इसके ऊपर बात करना। अगर रुक यार, अगर हवाला मनी में इंजीनियरशिप घर में आ सकता है तो बहन आसियान रबी हवाला मनी में जेल में क्यों है? वकार भट्टी से पहले फरवरी 2019 में फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि दिल्ली के सामने झुकने की बजाय मौत को चुनने के लिए यासीन मलिक को सैल्यूट। अप्रैल 2019 में महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक की रिहाई की मांग कर चुकी हैं। ये वही अब्दुल्ला मुफ्ती हैं जो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बैन हटाने की पैरवी कर चुके हैं। तो सवाल उठता है कि जेकेएलएफ से जमात तक इन्हें प्रतिबंधित संगठनों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अलगाववादी संगठनों और नेताओं की हिमायत करते अब्दुल्ला मुफ्ती संदेश क्या देना चाह रहे हैं? वैसे आज फारूक अब्दुल्ला का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती की उम्मीद जता दी। बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है, उसकी जो है उसमें वज़ीर आज़म जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो हैं इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहाँ शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से ख़त्म करें। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होनी है। भारत ने कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के मंच से साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की आतंकवादी नीति नहीं होगी, उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। A dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. तो सवाल तो उठता है कि आतंक बरसाने वाले पाकिस्तान से दोस्ती के लिए क्यों मचल रहे फारूक अब्दुल्ला? वो पाकिस्तान जिसने यासीन की पत्नी को अपने पीएम का सलाहकार बना दिया, वो यासीन जिसने पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में आतंक की फसल बोई, उस यासीन की इतनी पैरवी क्यों? यह अलग बात है कि मोदी सरकार के सामने वो झुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित हैं, रोहित शर्मा पीडीपी के नेता और प्रवक्ता, वकार भट्टी हैं अपनी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वकार भट्टी, एक वीडियो आपका हमने सुनवाया भी, आप जस्टिस फॉर यासीन मलिक, जो वायुसेना के सैनिकों को मार दे, जो रुबिया सईद को किडनैप कर दे, जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवा दे, उसके लिए जस्टिस चाहिए आपको? जस्टिस वो है जो अभी उसके साथ हो रहा है? अभी देखिए, ये मैं जब चुनाव लड़ रहा था, आज से 10 दिन पहला मेरा बयान है, और इसमें मैंने जो बात कही है, जब इंजीनियर शीद को यूएपीए में जो केस में बंद थे, टेरर फंडिंग और हवाला मनी में जो दिल्ली की जेल में बंद थे, एनआईए के केस में, जिस केस में यासीन मलिक, आसिया इंद्राबी, मसरत आलम, तमाम हुर्रियत के और जमात के लोग बंद हैं जेलों में, उसी केस में इंजीनियर शीद भी जेल में बंद था। इंजीनियर शीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। इंजीनियर शीद आकर यहाँ हर 40 सीटों के ऊपर चुनाव भी अपने कैंडिडेट को लड़ा रहा है, खुलेआम उसको बेल भी दी गई है।
तो उसी में मैंने बोला है कि अगर हवाला मनी में, टेरर फंडिंग में एक इंसान को इतनी राहत मिल सकती है और दूसरे इंसान को अगर आप जेल में बंद करते हो तो उससे नहीं, ये नहीं, मुझे लगता है बताइए यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? वकार भट्टी, अगर 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 इंजीनियर नहीं, अगर मगर मत करिए, अगर मगर मत करिए, मैं एक लाइन सवाल पूछ रहा हूं कि यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? भाई अगर हवाला मनी टेरर फंडिंग में केस पूछ रहा हूं ना, अगर मगर मत करिए ना सर। अगर पहले बताइए कि पाक साफ है कि नहीं। आपके हिसाब से इंजीनियर रशीद गलती, आप उसकी बेल का विरोध करिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए यासीन मलिक आपके हिसाब से पाक साफ है? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। मोदी के आगे जो झुके है ना वो गुनहगार। अरे नहीं, इधर उधर मत बात करिए। वायु सैनिकों को किसने मरवा दिया? कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किसने करवा दिया? रूबिया सईद के किडनैप में किसका हाथ था? उसका फैसला, उसकी जजमेंट नहीं आई, उसका फैसला, उसकी कोई जजमेंट नहीं आई। आप नहीं कह सकते, आप डिसाइड, आप कोर्ट नहीं हो, कोर्ट डिसाइड वकार भट्टी करेगा। की कोर्ट है, वकार भट्टी अपनी अलग अदालत लगा कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप इंजीनियर रशीद घर में आ सकता है हवाला मनी टेरर फंडिंग के केस में, मतलब वो केस नहीं हो, झूठा केस है। इंजीनियर रशीद ने मोदी से हाथ मिलाया इसलिए वो कैंपेन कर रहा है। वो आपने देखा, आपने कैमरा लगा के रखा हुआ था कि मोदी से हाथ मिला लिया, बीजेपी से हाथ मिला लिया इंजीनियर रशीद ने जाकर। हाँ तो फिर यासीन मलिक का हाथ मिलाता तो वो भी घर में होता। नहीं तो बताइए ना कौन सा कैमरा लगाया था वकार भट्टी, दिखाइए तस्वीर जरा। तो कैसे फिर एक ही केस में एक बाहर, तो सर जाकर अदालत से पूछिए कैसे। इस देश में अदालतों से फैसले होते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यासीन मलिक गांधीवादी बन रहा है, कह रहा है मैं गांधीवादी हो गया हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सजा से बचने के लिए नौटंकी कर रहा है। वकार भट्टी को आपने सुना, उनकी अलग राय है। राकेश जी, गांधीवाद का कोई बुर्का पहन लेगा तो शैतान से गांधीवादी नहीं हो जाएगा। यासीन मलिक के खिलाफ जिस तरह के मामले रहे हैं, यासीन मलिक जिस तरह से अलगाववाद, हिंसा, अरे भाई शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा था। जबरदस्ती जो है आप अपना समय खराब। गांधीवादी की बात यासीन मलिक हमारे, आप जिन्ना को मानते हो, यजीद को मानते हो। राकेश जी जरा इनको शांत कराइए। एक मिनट वकार भट्टी, पहला सवाल पहला जवाब। वकार भट्टी सुनिए ना, पहला सवाल पहला जवाब, आदमी की भाषा तो उसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं। आप लंबे समय से डिबेट पर आते हैं ना, प्रेम शुक्ला आपको सुन रहे थे तो पहले आप उनको सुनिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास, बोल लीजिएगा। ठीक है, बोल लीजिए। और खुश रहते हैं, कोई इशू नहीं है, खुश तबीयत लोग हैं। देखिए यासीन मलिक आतंकवादी है। यासीन मलिक ने निर्दोषों की कत्लो गारत की है। यासीर मलिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक्यूज्ड है, उस पे। अब ये जनाब ये कह रहे हैं कि चूंकि इंजीनियर राशिद को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत पर रिहा किया, इसलिए यासीर मलिक को भी करना चाहिए। तो श्रीमान भट्टी जी कृपा करके जो इंजीनियर रशीद की जमानत का आदेश है उसको ठीक से पढ़ लें। अगर आप जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो, ना हो तो किसी से अनुवाद करा लें। अनुवाद करके जो है कृपा करके उस आदेश को पढ़ लें। फिर ये बीच में बदतमीजी कर रहा है, जरा इसको शांत करिए भाई राकेश जी। वकार भट्टी, मैंने कहा था इसके बाद आपको समय दे दूंगा अलग से, लेकिन अभी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज वकार भट्टी, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ इनकी आवाज होने। तो बीच में टीका टिप्पणी नहीं कि अभी तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाना सीखिए। तो अभी रुक जाइए, मैं बोलूंगा इस दूंगा, रुक। अभी सिर्फ प्रेम शुक्ला की आवाज होने जा रही है। देखिए यासीन मलिक के मामले में अगर इनको पैरवी करनी है, श्रीमान भट्टी जी अगर यासीन मलिक के पैरोकार बनना चाहते हैं तो कृपा करके इंजीनियर राशिद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो जमानत वाला फैसला है उसको ठीक से पढ़ लेंगे तो इनके मन के जितने भ्रम हैं वो निकल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव लड़ने के लिए इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार करने के लिए, चूंकि एक पार्टी के वो मुखिया थे, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको जमानत पर अंतरिम जमानत देकर रिहा किया था। अगर उसी को आधार मानकर वही प्रेसिडेंट स्वीकार करके सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देता है और श्रीमान भट्टी को, यासीन मलिक को भी इसी तरह का निर्णय का लाभ दिलाना है, तो इनको सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए था। यासीन मलिक को लेकर याचिका दायर करनी चाहिए थी कि यासीन मलिक जो है इनका प्रचार करने आना चाहता है और जो है उसको उसके लिए जो
राहत दी जाए। वकार ये भट्टी, तो वहां गए नहीं। वकार भट्टी, अभी सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर जो आप बोल रहे थे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सड़क पर लोगों को भड़काने की बजाय आप कोर्ट चले गए होते कि जैसे इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया, छोड़ दो यासीन मलिक को भी। लेकिन नहीं, आपको तो माइक हाथ में है, लोगों को भड़काना है यासीन मलिक के नाम पर, इसलिए आप बोल रहे थे जस्टिस, ये नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, अभी आप सुन लीजिए मेरी बात। जो प्रेम शुक्ला ने कहा ना, कोर्ट का बेल आउट जो जमानत है, वो मुझे पहले ये बता दे कि किस कोर्ट ने अभी तक वो कोर्ट ने बाहर वो ऑर्डर पब्लिक में रिलीज क्यों नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये है, वो कोर्ट जो बेल आउट है, वो जो ऑर्डर है वो रिलीज नहीं हुआ पब्लिक में, जहां से मुझे पता चले कि बेल किस इश्यू पे दी गई है। दूसरा बात, जो चुनाव प्रचार की उन्होंने बात की, जब केजरीवाल को जब बेल मिली थी, वो एक कॉपी दे दीजिए भाई, रशीद जो थे वो मदद किसी कर दीजिए राकेश जी। पार्टी नहीं है। पहली बात, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनके जो भी कैंडिडेट थे आजाद कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो सीधे सीधे हमें जहां तक ये पता है कि बीजेपी के साथ उनका एक रिश्ता फिट हुआ, जिसकी वजह से आसानी सुनिए ना, ये रिश्ता ये सब अपनी आप मनोहर कहानियां पढ़कर आते होंगे वकार भट्टी, वो मुझे मत सुनाया करिए प्लीज, मुझे अपनी मनोहर कहानियां मत सुनाया करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको यह चाहिए था कि यासीन मलिक भी छूट जाए इंजीनियर रशीद की तरह, तो आप कोर्ट गए, बावजूद इसके कि आपने लोगों माइक से नारेबाजी की, कोर्ट गए आप? हम जाएंगे कोर्ट। अरे जाएंगे ना, तो पहले जाना चाहिए था, लोगों को भड़काना नहीं चाहिए था। वकार भट्टी, ये सामान्य बात आपको नहीं समझ में आ रही है? जस्टिस किससे मांगते हैं हम लोग? हमने जस्टिस मांगा है देश की अदालतों से, हमने जस्टिस मांगा है। अरे सड़क पर कौन सी अदालत लगी थी भाई, जहां बोल रहे थे वकार भट्टी? भाई हम सड़क पर अदालत लगती है क्या? देखिए सर, अवाम जो होती है ना, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है जो अवाम होती है। नहीं सर, अवाम है। नहीं, अवाम इस देश के नेता कौन होंगे, सत्ता कौन चलाएंगे, वो अवाम तय करती है वकार भट्टी। अवाम केसेस के फैसले नहीं करती है। इस देश में सड़क पर फैसले नहीं हुआ करते हैं, ये भूल जाइए आप। अवाम जज नहीं होती है। अवाम मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को नेता चलाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक सांसद प्रधानमंत्री बनेगा, ये अवाम तय करती है। जज कौन बनेगा, ये अवाम तय नहीं करती है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान अपने पास रखा करिए। चलिए रुकिए, सरकारें जो फैसला करती है कोर्ट से भी वही ऑर्डर आते हैं। सोहित शर्मा, हमें पता है सर। सोहित शर्मा, महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि यासीन मलिक को रिहा कर देना चाहिए। रुबिया सईद का किडनैप भूल गए? बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, इन पर बैन क्यों, उन पर बैन क्यों? इस बात को समझना होगा कि जो हालात जो उस समय के बने हुए थे, नजर जो उस समय जो हालात हुए, उसके बाद जिस तरह से यासीन मलिक ने जो हथियार छोड़कर गांधीवादी नीति अपनानी शुरू की, तो उससे उस बात को लेके भी हमें सोचना चाहिए। तो बाकी बात ऐसी है कि हम यासीन मलिक के तो प्रवक्ता है नहीं, यासीन मलिक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सोहित भाई, मैंने कब कहा कि आप यासीन मलिक के प्रवक्ता हैं? मैंने तो पूछा कि आपकी पार्टी की नेत्री ने कहा था कि यासीन मलिक को छोड़ देना चाहिए, तो रुबिया सईद का किडनैप भूल गए क्या? आज वकार भट्टी जो कह रहे हैं उनकी बात से समर्थन रखते हैं क्या? बेगुनाह नौजवान है, कश्मीर के बेगुनाह नौजवान है, बेगुनाह जो प्रेस रिपोर्टर है, उनको बेगुनाह जो ऐसे बेवजह यासीन मलिक बेगुनाह हुआ है, उनको छोड़ देना चाहिए। रोहित शर्मा, यासीन मलिक बेगुनाह है, हम ये नहीं कहते। हमने पहले तय करिए ना कि यासीन मलिक नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे ये बताइए, यासीन मलिक गुनहगार या बेगुनाह, मुझे ये बताइए। अरे ये तो आपकी नजर में बताइए ना सर। अरे ये तो कोर्ट ने फैसला लेना। अरे आप बताइए ना, आप उस पे छोड़िए ना। नहीं, क्यों छोड़ दें? हम कैसे बोल रहे हैं? अरे क्यों छोड़ दें? हम कैसे बोल रहे हैं? अगर मैं कहता हूं बेगुनाह तो कोर्ट उधर कह देगा ललित अंबरदार बहन का जो किडनैप करवा दे, आप जैसे न जाने कितने कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम में शामिल रहा उस दौर में, उसको ये तय नहीं कर पा रहे कि बेगुनाह या गुनहगार। क्या जी, ये सेक्युलर हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि आप जिन लोगों से पूछ रहे हैं कि वो आतंकवादी है, जिहादी है, जुल्मगार है, वो लोग उसके समर्थक है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। जिन लोगों ने नसरुल्लाह को अपना आइकॉन माना है, जिसके लिए नमाज जनाजा पढ़ा, उसके लिए जिसको समंदर के अंदर उसकी तरह ओसामा बिन लादेन की तरह आदमखोर मछलियों के आगे छोड़ना चाहिए था, उस आदमी के लिए कश्मीर के अंदर जब मातम मनाया जाता है, और जिस पार्टी से आप पूछ रहे हैं, जिनका मुझे बड़ा अजीब लगता है, हिंदू नाम से ये मुस्लिम पार्टीज में भी काम करते हैं,
कि इनकी बेटी कहती है कि गाजा के अंदर मुसलमानों की वही हालत जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों की हालत है। आप उनसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि जिन कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा हुआ, और जो ये सब जानते हैं। आपको बताना चाहता हूं, आप कश्मीरी हिंदू को छोड़ दीजिए। टिम सेबेस्टियन बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बीबीसी में हार्ट टॉक का प्रोग्राम करते थे। उसके अंदर यासीन मलिक ने अपने आप पूरी तरह से कन्फेस किया, हाँ मैंने 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार दिया। हमने उसका केस भी पूरा नहीं किया। 32 साल हो गए सर, 32 साल हो गए। यासीन मलिक अभी टेरर फंडिंग के केस के अंदर, उसके ऊपर हिंदुओं को मारने का कोई इल्जाम अभी तक सरकार ने नहीं लगाया। और मुझे हैरानगी नहीं होगी कि एक दिन वो गांधी के नाम पे बाहर आएगा। और दूसरे ये धारणा जो लगा के रखे कि महात्मा गांधी बना था, नहीं। पाकिस्तान को जब लगा कि उसका काम हो चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनको लॉन्च किया था, बेड़ियों की तरह छोड़ दिया था कश्मीर के अंदर जिहादियों को, हिंदू को, उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को सामने लाया। और आपको यकीन, आपको हैरानगी होगी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो जिहादी हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा ज्यादा मारे गए बजाय कि हिंदुस्तान आर्मी के। क्योंकि पाकिस्तानी आयसा का एक रोल होता है कि एक जिसका काम तमाम हो गया उसको खत्म कर दो, उसके आगे को दूसरे को बढ़ा। तो इस प्रकार से ये कहना कि महात्मा गांधी बनाई, महात्मा गांधी तो आपने बनाया, उनको भारतीय मीडिया ने बनाया, सेकुलरवादियों ने, लेफ्ट लिबरल्स ने बनाया। नहीं, लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप प्रेम शुक्ला जी ललित नंबरदार की बात का क्या जवाब है? मुझे तो एक लाइन में यही समझ में आ रहा है कि अभी भी आप लोगों ने हल्का हाथ रखा है यासीन मलिक पर। नहीं, बिल्कुल हल्का हाथ नहीं रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में यही यासीन मलिक प्रधानमंत्री की प्रमुख अतिथि बनकर उनके साथ चाय पान करने बैठता था। इस्लामाबाद से जब भी कोई पाकिस्तान का नेता आता था तो यासीन मलिक और हुर्रियत के नेताओं को विशेष करके उससे मुलाकात करने का अवसर प्रदान किया जाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस यासीन मलिक को घसीट कर जेल में बंद कर दिया गया। जिन मामलों की फाइलें क्लोज कर दी गई थी वो खोला गया। और जो यासीन मलिक गांधीवादी बनकर जिसको कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार जूस पिलाने जाते थे, उस यासीन मलिक को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत, यूएपीए के तहत उसके खिलाफ मामले चलाए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है जो भेड़िए को भेड़िया कहती है, भेड़िए को गाय नहीं मानती। भेड़िए को गाय मानने का कुकर्म देश की सरकारों ने किया था। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वकार भट्टी तो भेड़िया मानने को ही नहीं तैयार है। की सरकार, ये तो ऐसे इसको इंद्र कुमार गुजराल की प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे यासीन मलिक न जाने कितना बड़ा आदमी है। नहीं, वो यासीन मलिक को बड़ा मानने से क्या होता है, लेकिन लोग जानते हैं कि वो सड़ा हुआ आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादी को आतंकवादी मानना ही हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। बोलिए वकार भट्टी जी। देखिए राकेश जी, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये बहुत झूठे लोग हैं, मकार लोग। अच्छा। ये जेल में जाते हैं तमाम नेताओं से हाथ मिलाने के लिए कि तुम हमारी बात गालियां दे रहे हैं। देखिए गालियां दे रहे हैं, मक्कार शब्द का प्रयोग हो रहा है। फिर मैं इनको धूर्त कहूं, इनको सुअर कहूं तो बहुत इनको खराब लग जाएगा। सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको सुअर नहीं कहना चाहता मित्र, मैं चाहता हूं कि आपसे आदमी बनकर आदमी की तरह आपसे चर्चा करूं। मेरे पास प्रूफ वकार भट्टी, अच्छा नहीं पहले तो नेता और आतंक को जो सपोर्ट करे, जो अलगाववादी हो, उसमें फर्क करना सीखिए सर। ये आपकी सियासत की मजबूरी हो सकती है, वो मजबूरी मेरे सामने मत दिखाया करिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। ये तो गलत शब्द ना आप बोले ना कोई और बोले। मैं झूठा बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं 10 साल से, जो इन लोगों को हाथ मिलाता है। जैसे सजाद लोन एक टाइम था जो 2010 से पहले हिंदुस्तान के झंडे को जलाया करता था। आज मोदी है इसलिए वो देशभक्त है। इंजीनियर शीद कल तक रायशुमारी की बात करता था, आज वो आके कहता नहीं जी अब ठीक है डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो टेरर फंडिंग से आजकल वो देशभक्त हो गया। अगर कल मैं आपको आज क्लिक कर, अरे सुनिए वकार भट्टी, अभी भी आप उस सवाल का एक अदद सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि माइक पर भड़काने की बजाय कोर्ट क्यों नहीं चले गए। तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। चलिए, आप सबका शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है। शिमला